हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के अध्याय 4 पदार्थ, धातु और अधातु के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 1 से लेकर 3 तक के अभ्यास प्रश्नों को आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम चौथे अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो आघात वर्धनीयता का गुण होता है वो धातु में पाया जाता है। तो इनमें से धातु कौन सी है? जिंक। तो पहले का सही आंसर हो जाएगा जिंक, कि जिंक को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि जिंक एक प्रकार की धातु है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती है, सही बात है। सभी अधातुएं तन्य होती है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, कुछ अधातुएं तन्य होती है। तो कथन एक सही है, जितनी भी धातुएं होती है वो सब तन्य होती है, यानी इन्हें खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है। तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फास्फोरस बहुत ही, यानी टोटल 4 रिक्त स्थान दी हुई है। पहली है, फास्फोरस बहुत ही अधातु है। तो फास्फोरस बहुत ही क्रियाशील अधातु है। कैसे है? क्रियाशील अधातु है। दूसरा लिखा हुआ है, धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, यानी धातुओं से होकर उष्मा और विद्युत का परिवहन हो सकता है। फिर आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो पहली खाली जगह में क्रियाशील आ जाएगा, दूसरे में विद्युत और सुचालक, तीसरी में अधिक, चौथी में हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, यदि कथन सही है तो टी और यदि गलत है तो कोष्ठक में एफ लिखिए। सामान्यतः अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती है। तो हाँ, सही बात है, अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती है। तो ये कथन कैसा है? सत्य है। तो इसके आगे लिख लेंगे टी। फिर सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। बिल्कुल सही है, सोडियम और पोटेशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है, क्योंकि इन्हें खुले में रखने पर भी ये तुरंत ही आग पकड़ लेती है। तीसरा, कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉपर की तुलना में जिंक ज्यादा क्रियाशील है, अतः कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। फिर कोयले को खींचकर तार के रूप में बदला जा सकता है क्या? बिल्कुल गलत है। कोयला अधातु है और इसे खींचकर तार के रूप में बदला नहीं जा सकता है। तो पहले 2 कथन सही है, दूसरे 2 गलत है। अगला, नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है। इसके आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर बताना है। कुछ 6 बिंदु लिखे गए हैं। इन बिंदुओं की मदद लेकर हमें धातु और अधातु के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। देखें, हमने यहाँ पर एक सारणी बनाई है जिसमें एक भाग में लिखा है गुण, एक भाग में धातु और तीसरे कॉलम में अधातु। तो अगर बात करें दिखावट की, तो धातुएं सामान्यतः चमकीली होती है, जबकि अधातुएं विभिन्न रंगों की हो सकती है। ठीक है। दूसरा गुण है कठोरता। तो धातुएं साधारणतः कमरे के ताप पर ठोस और कैसी होती है? कठोर होती है, जबकि अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, तरल और गैस तीनों ही रूपों में पाई जा सकती है। तीसरा गुण है आघात वर्धनीयता, यानी धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। वही अधातुओं के साथ ऐसा संभव नहीं है, यानी अधातुओं को पीटकर आप उन्हें पतली चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। चौथा गुण है तन्यता, यानी धातुओं को खींच के पतली तार बनाई जा सकती है, वही अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता। फिर है ऊष्मा का चालन। तो धातुएं ऊष्मा का चालन करती है, यानी धातुओं से होकर ऊष्मा का परिवहन हो सकता है, वही अधातुओं में ये गुण कैसा होता है? अनुपस्थित होता है। फिर विद्युत का चालन। तो धातुओं में विद्युत का चालन संभव है, लेकिन अधातुओं में ये असंभव है। इस प्रकार हमने विभिन्न गुणों के आधार पर धातु और अधातु के बीच में अंतर को समझा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। पहला है, एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। कि भाई एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में क्यों किया जाता है, इसका हमें कारण बताना है। तो एल्यूमिनियम कैसी धातु है? आघात वर्धनीय धातु है। एल्यूमिनियम को पीटकर पतली चादर के रूप में या पन्नी के रूप में बदला जा सकता है, और इसी कारण से इसकी पतली पन्नी बन सकती है, और साथ ही यह खाद्य पदार्थों के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करती,
इस गुण के कारण एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। दूसरा है निमज्जन छड़ें धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि जो धातु है वो विद्युत की कैसी है? सुचालक है। इसी कारण से निमज्जन छड़ों का उपयोग किससे किया जाता है? धात्विक पदार्थों से किया जाता है। अगला है कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। यानी जो कॉपर है वो जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित क्यों नहीं कर सकता? इसका कारण बताना है। कारण क्या है कि जो जिंक है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है और लवण प्रक्रिया तभी संभव है जब कम अभिक्रिया वाला धातु अधिक अभिक्रिया वाले धातु से मिले, जबकि यहाँ पर इसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पर कॉपर किसको? जिंक को विस्थापित करने की बात कर रहा है, तो कॉपर जिंक को उसके लवण से विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है। तो जिंक कॉपर को कर सकता है लेकिन कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। अगला है सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो आप सब जानते होंगे कि सोडियम और पोटेशियम काफी अभिक्रियाशील धातु है। खुले में छोड़ने पर ये तुरंत ही वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है और ऑक्साइड बना लेती है। इसी कारण से इस आग से बचने हेतु इन्हें मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में नहीं रख सकते। कारण क्या है? क्योंकि नींबू के अचार में अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, जबकि जो एल्यूमिनियम है वो धातु है और धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। जो ऑक्साइड उसे क्या कर सकता है? संचारित कर सकता है और उस खाद्य पदार्थ को क्या बना सकता है? विषैला बना सकता है और साथ ही उस बर्तन को भी संचारित करके धीरे धीरे क्या कर लेगा? नष्ट कर लेगा। अतः इस समस्या से बचने हेतु हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में नहीं रख सकते, क्योंकि नींबू के अचार में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है जो कि एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है, और विषैला पदार्थ बनाता है। इस कारण से इस समस्या के बचाव हेतु हम ऐसा नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है नीचे दी गई सारणी में कॉलम ए में कुछ पदार्थ दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनके उपयोग दिए गए हैं, इनका हमें मिलान करना है। कॉलम ए में कुछ पदार्थों के नाम है और कॉलम बी में उनके उपयोग दिए हुए हैं। सबसे पहला है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर किससे बनाया जाता है? आप सब जानते होंगे थर्मामीटर बनाया जाता है मरकरी से। तो पहले का क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा F। दूसरा है बिजली के तार। बिजली के तार किससे बनाए जा सकते हैं? तांबे से या फिर एल्यूमिनियम से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। फिर खाद्य सामग्री को लपेटना, किससे लपेटा जाता है? एल्यूमिनियम की पन्नी से। फिर आभूषण, आभूषण किससे बनाए जाते हैं? सोने से। फिर मशीनें, मशीनें किससे बनाई जाती है? आयरन यानी लोहे से। फिर ईंधन, ईंधन किसका बनता है? कार्बन गैसों का, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सबका मिलन कर लिया। अगला प्रश्न है क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब है H2SO4 और तनु का मतलब है जिसमें अम्ल की मात्रा कम है और पानी की मात्रा अधिक है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है तो क्या होता है? इसका हमें जवाब देना है। तो कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है, यानी जब सल्फ्यूरिक अम्ल की विक्रिया कॉपर के साथ कराई जाती है तो कॉपर सल्फेट और साथ ही हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। देखो H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, Cu ये कॉपर का प्रतीक है। जब इन दोनों की विक्रिया कराई जाती है तो कॉपर हाइड्रोजन से सल्फेट को विस्थापित कर लेता है और क्या बनाता है? कॉपर सल्फेट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अगला है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है। किसकी? लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है। कारण क्या है कि जो लोहा है वो कॉपर से अधिक सक्रिय धातु है जो कॉपर सल्फेट को बदलकर क्या बना लेता है? आयरन सल्फेट का विलयन बना लेता है। इसी कारण से उस विलयन का रंग नीले से क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। तो जब कॉपर सल्फेट की विक्रिया फेरस यानी आयरन से कराई जाती है तो फेरस कॉपर से अधिक क्रियाशील है। इस कारण फेरस इस कॉपर से सल्फेट विलयन को विस्थापित कर लेगा और क्या बनाएगा? फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट और कॉपर को क्या कर देगा? अलग कर देगा, ठीक है। अगला प्रश्न है सलोनी ने लकड़ी के कोयले का जलता हुआ एक टुकड़ा लिया
और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परख नली में इकट्ठा किया। क्या किया? एक जलते हुए कोयले का टुकड़ा लिया और उससे जो निकलने वाली गैस थी उसको एक परख नली में इकट्ठा किया। वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी? वह कैसे पता लगाएगी कि ये कौन सी गैस है? और इस प्रक्रम में होने वाली सभी अभिक्रियाओं के लिए शब्द समीकरण लिखिए। और इस प्रक्रिया में जितनी भी अभिक्रिया हो रही है उनके लिए हमें समीकरण लिखना है। तो सलोनी टेस्ट ट्यूब में, जिस ट्यूब में उसने उस गैस को इकट्ठा किया है, उस टेस्ट ट्यूब में पानी की कुछ बूंदें डालकर लाल और नीले लिटमस पेपर की मदद से गैस की प्रकृति का पता लगा सकती है। यानी जिस ट्यूब में उसने गैस को इकट्ठा किया है उसमें वो पानी की कुछ बूंदें डाले और फिर उसमें लाल और नीले लिटमस पत्रों को डाल के चेक करे। यदि जो गैस है वो नीले लिटमस को लाल कर रही है, मतलब यानी क्या करेगी? यदि गैस नीले लिटमस को लाल करती है या फिर लाल लिटमस के पेपर में कोई बदलाव नहीं होता, तो इसका पता चलता है कि गैस प्रकृति में कैसी है? अम्लीय है। यानी यदि वो गैस नीले लिटमस को लाल में बदल देती है तो वो गैस की प्रकृति कैसी होगी? उस गैस की प्रकृति अम्लीय होगी। ठीक है। दूसरा और क्या कर सकती है कि जब चारकोल को जलाया जाता है तो जो ऑक्सीजन गैस होती है उस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके क्या बनता है? अम्लीय ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। चारकोल है, चारकोल को जब जलाया जाएगा तो इससे कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन। और ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और चारकोल के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है उसकी अगर पानी के साथ अभिक्रिया कराई दी जाए तो क्या बनेगा? तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड बनेगा। जब CO2 की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाएगी तो क्या बनेगा? कार्बनिक एसिड बनेगा। तो इस प्रकार यह आपका प्रश्न था कि इस प्रक्रिया की मदद से वो पता लगा सकती है और इस पूरे प्रक्रम में ये दो निम्न अभिक्रियाएं होगी। अगला प्रश्न है, एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। एक रीता नाम की लड़की है, वो अपनी माँ के साथ एक दिन आभूषण बेचने वाले की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उसका कुछ भार क्या हो गया है? कम हो गया है। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? तो सुनार आभूषण साफ करने के लिए एक्वा रेजिया नामक विलेन का उपयोग करते हैं। किसका? एक्वा रेजिया, जिसका दूसरा नाम क्या है? अम्लराज। क्या नाम है? अम्लराज। जिसमें होता क्या है? जिसमें एक भाग HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग क्या होता है? HCl। इसका विलेन होता है और इस विलेन में इतनी क्षमता होती है कि ये किसी भी आभूषण जो किसी भी धातु से बना हुआ है उस धातु से बने आभूषण को गलाने की क्षमता रखता है। तो जब सोने से बने आभूषण को इस विलेन में डुबोया गया होगा तो उस आभूषण का कुछ हिस्सा इस विलेन में घुल गया होगा और इसी कारण से उस आभूषणों के भार में क्या होगी? कमी होगी। तो अगली बार आप भी ध्यान रखें कि जब भी कहीं पर अपने आभूषणों को साफ कराने जाए तो उसके वजन को एक बार जरूर देखें कि साफ कराने से पहले कितना था और बाद में कितना है। अगर बाद में कमी है तो आप उसे क्या कर सकते हैं? उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं या उसे पाबंद भी कर सकते हैं और इसके लिए आप उसे सजा भी देने के हकदार है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।